हेलो फ्रेंड, आई एम दीपक कुमार, नेट जेफ एंड गेट क्वालिफाइड। हमारा टारगेट है नेट का एग्ज़ाम जून 2024, जिसके लिए मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन एंड पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसे बोलते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में CFT। इस टॉपिक से रिलेटेड नेट के एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं सेक्शन बी एंड सेक्शन सी के अंदर। तो चलिए हम बात करते हैं आज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। हम इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है केवल उनको ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दिस थ्योरी गिवन बाय एच वो वी विलेक एंड एच बैथे इन 1931 एंड 35। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लाइगेंड आर प्योरली आयनिक। यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कोलिशन कंपाउंड के अंदर जो मेटल एंड जो लाइगेंड का जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, प्योरली आयनिक होता है। या बोल सकते हैं वो कैसा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, उनके बीच अट्रैक्शन होता है। आगे इन्होंने बताया नो ओवरलैपिंग बिटवीन ऑर्बिटल ऑफ मेटल एंड लाइगेंड। यानी कि मेटल एंड लाइगेंड के बीच किसी भी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग नहीं होती है। द लाइगेंड इंटरेक्शन विथ पॉजिटिवली चार्ज मेटल, यानी कि इनके बीच क्या होता है, केवल अट्रैक्शन होता है। वो भी क्यों होता है, क्योंकि जो कोलिशन कंपाउंड के अंदर जो मेटल होता है उसके अंदर एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंस होते हैं। इसी वजह से इसका बेस के उसका जो बिहेवियर होता है वो होता है लुईस एसिड। एंड जो लाइगेंड के पास क्या होता है, लोन पे या नेगेटिव चार्ज, आप बोल सकते हैं कि इनके पास क्या होते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी वजह से इसका जो बिहेवियर होता है वो होता है लुईस बेस। लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, लुईस बेस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो इनके बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। और इसी वजह से क्या होता है यहाँ पे प्योरली आयनिक बॉन्ड बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। आगे इन्होंने बताया द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस of metal cation and the partial negative charge invariable present on the ligand. As such, the interaction between the electron of cation and those of ligand is entirely repulsion. Therefore, these repulsion force are responsible for causing the splitting of d orbital of the central metal ion. यानी कि जब इनके बीच में, यानी कि जब लाइगेंड एंड मेटल के बीच में अट्रैक्शन होगा, जैसे ही लाइगेंड मेटल के क्लोज आते हैं तो न्यूक्लियस जो होता है मेटल के, लाइगेंड जैसे ही एक दूसरे से क्लोज आएंगे तो इनके बीच क्या होगा, रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे लाइगेंड जितना क्लोज जाएगा उनके बीच उतना ज़्यादा रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो मेटल के अंदर डी ऑर्बिटल होंगे उन स्प्लिट हो जाएगा। यानी डी ऑर्बिटल होते हैं 5, ठीक हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं 2 पार्ट में या 4 पार्ट में। क्योंकि के बीच जो अट्रैक्शन होगा जैसे जैसे लाइगेंड मेटल क्लोज जाएगा तो एक कंडीशन इसी आएगी कि इनके बीच रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जो मेटल के अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है एंड जो लाइगेंड के जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच क्या होगा, रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसी वजह से जो डी ऑर्बिटल है क्या हो जाता है, वो स्प्लिट हो जाता है 2 या 4 पार्ट में। तो हम इसको ही आज डिस्कस करने वाले हैं, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। हम बात करने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। तो सबसे पहला बात करने वाले हैं हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो पहले हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो उससे पहले हम बात करते हैं कि जो डी ऑर्बिटल होते हैं 5, उनकी शेप कैसी होगी। तो ये है डी एक्स वाई, ये है डी एक्स जेड, ये है डी वाई जेड, और ये है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये है डी जेड स्क्वायर। अगर हम स्ट्रक्चर के 3 की बात करें तो इनके अंदर जो लोब्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इन बिटवीन द एक्सिस। तो हम देख सकते हैं कि जो इनके जो लोब्स होते हैं ये कैसे हैं, इन बिटवीन द एक्सिस। यानी कि जो 3 जो ये ऑर्बिटल हैं इनके जो लोब्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्सिस के बीच में प्रेजेंस होते हैं। तो इसे बोलते हैं इन बिटवीन द एक्सिस। लेकिन ये जो बाद के जो 2 ऑर्बिटल होते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, इनके जो लोब्स होते हैं ये क्या होते हैं, एक्सिस पे प्रेजेंस होते हैं। इसे हम बोल सकते हैं अलोन द एक्सिस। तो ये ध्यान होना कि जो डी ऑर्बिटल के अंदर जो 5 ऑर्बिट होते हैं उनमें से 3 क्या होते हैं, इन बिटवीन द एक्सिस, और जो लास्ट के जो 2 होंगे वो क्या होते हैं, अलोन द एक्सिस। अब बात करते हैं कि इनकी शेप से क्या इफेक्ट पड़ता है स्प्लिटिंग पे। तो बात करेंगे हम इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री एज द लाइगेंड अप्रोच द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। यानी कि जब लाइगेंड
मेटल के क्लोज जाता है तो वो एक्स वाई एंड जेड एक्सिस से उसके क्लोज जाएगा, यानी कि उसको अपोज करता है, यानी उसके पास जाता है। तो जैसे ही लिगेंड मेटल के क्लोज जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, रिपल्सन होगा। और जैसे हमें पता है कि वो 3 एक्सिस से जाता है, एक्स वाई एंड जेड, तो ये कैसे यहाँ पे 6 लिगेंड, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर मेटल जो है 6 लिगेंड से सराउंडेड होता है। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, और ये क्या हो गया हमारा जेड एक्सिस। तो जैसे ही लिगेंड मेटल के क्लोज जाएगा तो इन 5 ऑर्बिटल्स में से, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे जो 5 ऑर्बिट हैं डी ऑर्बिटल के, इनमें से ये जो 3 हैं ये क्या है, इन बिटवीन द एक्सिस, और ये जो 2 हैं यहाँ पे ये क्या है, अलोन द एक्सिस। और हमें पता है कि जो ये लिगेंड जब मेटल के क्लोज जाते हैं तो ये 3 एक्सिस से जाते हैं, एक्स वाई एंड जेड। तो ये जो 2 ऑर्बिटल्स होते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, इनके जो ये लोब्स होते हैं ये क्या है, अलोन द एक्सिस। तो ये क्या होता है, तो जब मेटल लिगेंड के क्लोज आएगा कि ये लिगेंड के डायरेक्ट डायरेक्शन में आते हैं, तो इसी वजह से इनका रिपल्सन मेटल लिगेंड के साथ ज़्यादा होता है। जब ज़्यादा होगा तो स्प्लिटिंग भी कैसी होगी, ज़्यादा, और इनकी एनर्जी कैसी होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि इनके लोब्स क्या हैं, अलोन द एक्सिस। इसी वजह से ये जो ऑर्बिट होते हैं ये लिगेंड के डायरेक्ट डायरेक्शन में आते हैं, और जबकि जो इनके जो लोब्स होते हैं वो क्या होते हैं, इन बिटवीन द एक्सिस। तो इसी वजह से ये डायरेक्ट लिगेंड के डायरेक्शन में नहीं आते। आगे हम बात कर सकते हैं, द टू डी ऑर्बिटल लाइंग अलोन द एक्सिस नेमली डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर विल suffer more electrostatic repulsion and hence their energy will be greater than the other। तो इसी वजह से इनकी जो एनर्जी होगी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर की, तो इनकी एनर्जी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास डी ऑर्बिटल होता है ये होता है डीजेनरेट, यानी कि जब इनकी एनर्जी सेम होगी तो उसे बोलते हैं हम डीजेनरेट। लेकिन जैसे ही लिगेंड मेटल क्लोज आएगा तो इनकी जो एनर्जी होती है ऑर्बिटल की वो इंक्रीज हो जाती है, इसे बोल सकते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल ऑफ हायर एनर्जी। लेकिन जैसे ही रिपल्सन ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ पे क्या होगा, तो जो डी ऑर्बिटल होगा वो क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। तो इनमें जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर जो ऑर्बिट थे, क्योंकि इनके लोब्स जो होते हैं वो कहते हैं अलोन द एक्सिस, तो इनका रिपल्सन लिगेंड के साथ ज़्यादा होगा, तो इनकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा, और इन ऑर्बिटल की एनर्जी कैसी होती है, कम होती है। इसे इसे बोलते हैं हम T2G, और इस साइड को बोलते हैं हम EG। और ये जो बीच में जो लाइन जाएगी इसे बोलते हैं हम बेरियर सेंटर। अगर हम बात करें कि अगर इस बेरियर सेंटर से जो EG का सेट है इसकी एनर्जी जो होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो गैप होगा एनर्जी का वो होता है 0.6 डेल जीरो ओ, यानी कि डेल ओ। ओ का मतलब क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड, या इसको बोल सकते हैं 3.5 डेल ओ। या हम सब बोल सकते हैं कि 6 डी क्यू का मतलब होता है डिफरेंशियल ऑफ क्वांटा, यानी कि जो डेल ओ होता है ये इक्वल होता है tan डी क्यू के। अगर हम बात करें कि यहाँ पे T2G जो सेट है इसकी एनर्जी की, तो ये होती है -0.4 डेल ओ, या बोल सकते हैं 2/5 डेल ओ, या बोल सकते हैं 4 डी क्यू, यानी कि डिफरेंशियल ऑफ क्वांटा। अगर हम बात करते हैं तो इससे क्या बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं डेल ओ को क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, या शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं CFSC। इनका जो एनर्जी का जो गैप होगा, यानी कि द एनर्जी गैप बिटवीन द T2G एंड EG लेवल कैन बी मेजर बाय UV विजिबल स्पेक्ट्रम, यानी कि बीच का जो इनका जो गैप होगा इसको हम UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से मेजर कर सकते हैं कि इनके बीच में कितना गैप है, यानी कि इनकी स्प्लिटिंग कितनी होगी। आगे बात करते हैं हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। इन टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ 4 लिगेंड सराउंडेड द मेटल आयन, नन ऑफ द डी ऑर्बिटल पॉइंट टुवर्ड द लिगेंड, यानी कि इनमें से कोई भी ऑर्बिटल लिगेंड के डायरेक्शन में नहीं होता, बट द 3 डी ऑर्बिटल DXY, DYZ एंड DXZ T2G साइड, यानी कि आर पॉइंटिंग क्लोज टू द डायरेक्शन इन विच लिगेंड आर अपोज, यानी कि क्या होगा कि ये जो 3 ऑर्बिटल होंगे ये लिगेंड के डायरेक्ट डायरेक्शन में नहीं होते, लेकिन ये क्या होंगे उनके ज़्यादा क्लोज होते हैं, क्योंकि ये कैसे होते हैं, इन बिटवीन द एक्सिस। तो इसी वजह से इस जो T2G साइड की जो एनर्जी होगी
कैसी होगी, वो ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन ईजी सेट। तो इसी वजह से जब ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो गई, क्योंकि ये कैसे होते हैं कि लैगिंग के ज़्यादा क्लोज होते हैं, क्योंकि ये कैसे होते हैं इन बिटवीन द एक्सिस, क्योंकि इसमें केवल 4 लैगिंग प्रेजेंस होते हैं, जबकि ऑक्टाहेड्रल में 6 लैगिंग प्रेजेंस होते हैं। तो इसकी एनर्जी कैसी होगी, हाई होगी किसकी, T2G की, और जबकि EG की कैसी होगी, लो होगी। अगर हम बात करते हैं इनकी एनर्जी की, तो ये होती है 0.4 डेल टी का मतलब होता है क्या, टेट्राहेड्रल, या ऐसा बोल सकते हैं हम क्या, 4 डी क्यू के डिफरेंशियल ऑफ क्वांटा। और जो EG की एनर्जी होगी 0.6 डेल टी, या बोल सकते हैं 6 डी क्यू के डिफरेंशियल ऑफ क्वांटा। उनको जो एनर्जी का बीच का गैप होगा ऐसा बोलते हैं हम, तो 10 डी क्यू। इसे कुछ अगर हम इंपोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इट इज ए रिवर्स ऑर्डर ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यानी कि इसमें जो स्प्लिटिंग होती है वो ऑक्टाहेड्रल के जस्ट अपोजिट होती है। उसमें क्या होता है कि जो EG सेट होगा वो हाई एनर्जी का होता है, और जो T2G सेट होगा वो लो एनर्जी का होता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि T2G सेट हाई एनर्जी का होता है, जबकि EG सेट लो एनर्जी का होगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो टेट्राहेड्रल में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होती है, लो होती है इन कंपेरिजन ऑक्टाहेड्रल, बिकॉज crystal field splitting of tetrahedral compound is very less than octahedral compound. There is reduction in 33% of field because only 4 ligands are present. क्योंकि octahedral में कितने होते हैं 6 ligand, जबकि tetrahedral में कितने होते हैं 4 ligand। तो इसी वजह से क्या होता है यहाँ पे रिडक्शन होता है, कितना 33%। अगर हम बात करें इनके रिलेशनशिप की, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एंड ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में अगर हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो ये होते हैं टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग इक्वल 4.9 डेल ओ, या बोल सकते हैं टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग इक्वल 0.45 डेल ओ। है कि अगर हमें इनके बीच में कोई रिलेशन बताता हो तो हम इस विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन की हेल्प से हम इनके बीच में रिलेशन बता सकते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ टेट्राहेड्रल एंड स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल। अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो यह है ऑल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर हाई स्पिन। यानी कि क्या होगा कि हमें पता है कि जब लैगेंड स्ट्रॉन्ग लैगेंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होते तो उनकी प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन पेयर होना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं होम रूल को फॉलो नहीं करते। लेकिन अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करते हैं तो इसमें चाहे स्ट्रॉन्ग लैगेंड हो या वीक लैगेंड हो, वो होम रूल को फॉलो करते हैं, और वहाँ पे क्या होगा लैगेंड की पेयरिंग नहीं होगी। तो हम बोल सकते हैं वहाँ पे क्या है पेयरिंग एनर्जी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। तो इसे ध्यान रखना कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर ऑलवेज पेयरिंग एनर्जी कैसी होती है, हाई होती है, और वहाँ पर चाहे स्ट्रॉन्ग लैगेंड हो या वीक लैगेंड हो, वो ऑलवेज क्या करते हैं होम रूल को फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट ज्योमेट्री की। तो ये है हमारी क्या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अगर हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात करें तो हमें पता है कि जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है उसके अंदर 6 लैगेंड होते हैं जो एक्स वाई एंड जेड एक्सिस से अप्रोच करते हैं मेटल की ओर। लेकिन अगर हम इसमें से जेड वाले एक्सिस को यहाँ से रिमूव कर देंगे, जो एक दूसरे के ट्रांसफॉर्म में, अगर इनको हम यहाँ से हटाएं तो हमें क्या मिलती है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलता है। अगर हम इसमें बात करें तो जो लैगेंड जो होते हैं वो मेटल की ओर एक्स एंड वाई एक्सिस से अप्रोच करते हैं, क्योंकि इसमें अब जेड तो है नहीं, तो केवल जो लैगेंड होंगे वो एक्स एंड वाई एक्सिस से अप्रोच करते हैं। तो हमें ये देखना कि जब ये एक्स एंड वाई एक्सिस से अप्रोच करते हैं तो इनमें से ऐसा कौन कौन सा ऑर्बिट है जो एक्स एंड वाई पे प्रेजेंट है। तो हम अगर बात करें इन 5 ऑर्बिटल्स की, तो डी एक्स वाई एक तो ये ऑर्बिटल हो गया, और क्या है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये केवल यही क्या होते हैं, ये होगा अलोन द एक्सिस, जबकि ये क्या होगा इन बिटवीन द एक्सिस, यानी कि ये इनको ज़्यादा इफेक्ट करता है। क्योंकि हमने क्या किया था कि जो जेड एक्सिस पे और लैगिंग थे जब उनको रिमूव किया तो वहाँ पे क्या होगा कि वो 2 लैगिंग वहाँ से रिमूव किया तो केवल 4 बचे हैं, और जब जेड से हमने रिमूव किया तो इसमें क्या है एक्स जेड वाई जेड और ये क्या है जेड, तो यानी कि इनको वो अपोज नहीं करता, इनको इफेक्ट नहीं करता। लेकिन वो एक्स एंड वाई से अपोज करते हैं तो ये इस लैगिंग को, इस ऑर्बिट को एंड इस ऑर्बिट को ज़्यादा इफेक्ट करता है। लेकिन अब इनमें भी कंडीशन है कि इनमें से दोनों में से किसको ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो अगर हम देखें तो ये कैसे हो, इनके लूप्स क्या हैं अलोन द एक्सिस, यानी कि ये क्या होगा डी एक्स माइनस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लैगिंग के डायरेक्शन में होगा, जबकि ये कैसा होता है इन बिटवीन द एक्सिस, तो ये क्या होगा ज़्यादा रिपल्सन नहीं करता लैगिंग के साथ। तो इसी वजह से क्या होगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एनर्जी ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन डी एक्स वाई। तो इसी वजह से जब इनमें स्प्लिटिंग होगी स्क्वायर प्लेनर के अंदर तो ये क्या यहाँ पर डीजेनरेट डी ऑर्बिटल, और जैसे ये हाई एनर्जी डी ऑर्बिटल में कन्वर्ट होगा तो जब ये स्प्लिट होगा तो हमें पता है कि जो डी
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो ऑर्बिट था वो लैगिंग के डायरेक्शन में आएगा, यानी कि इसके साथ रिपल्सन ज़्यादा होती है, इसी वजह से इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। लेकिन ये क्या है कि ये भी एक्स वाई एक्सिस पे होता है, लेकिन जिसके जो लोब्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इन बिटवीन द एक्सिस, इसी वजह से इसकी एनर्जी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के कंपेरिजन में कैसी होगी, लो होगी। अब बचे हमारे पास है कि तीन जो ऑर्बिट हैं वो क्या हैं, जेड वाले, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स जेड, डी जेड एक्स एंड डी वाई जेड। तो उनमें क्या होगा कि ये लैगिंग के साथ इतना ज़्यादा रिपल्सन नहीं करते, तो इनकी एनर्जी कैसी होगी, लो होगी। और इनके जो बीच का जो गैप होता है बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अगर हम बात करें इनके अंदर कुछ पॉइंट की, तो इसमें क्या होगा कि ज़्यादा ये जो सिस्टम होता है यानी कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग लैगिंग प्रेजेंस होते हैं। ये जो सिस्टम होता जाता है D8 केस जो होते हैं जिसमें D8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होते हैं, उनके अंदर सिस्टम में मिलता है स्क्वायर प्लेनर। अगर हम बात करें कि जो डी और स्प्लिटिंग जो ये होता है 4 लेवल। बाकी अगर ओक्टाहेड्रल की बात करें, टेट्राहेड्रल की बात करें, 2 टाइप से स्प्लिटिंग होती है, जबकि इसमें से स्प्लिटिंग होगी, इसमें 1 2 3 एंड 4। अगले पॉइंट की बात करें तो वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हायर देन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ ओक्टाहेड्रल बिकॉज ऑफ द रीजन दैट dxz and dyz orbital interact with only two ligand in square planar complex, while in octahedral complex the interaction take place only with 4 ligand। यानी कि octahedral के अंदर क्या होते हैं 6 ligand के, यानी कि हम बात करें कि octahedral complex कंपाउंड के अंदर क्या होता है 4 ligand के साथ अट्रैक्शन होता है, जबकि स्क्वायर प्लानर के अंदर क्या होता है 2 ligand के साथ रिपल्सन होता है। तो इसी वजह से इसकी एनर्जी कैसी होगी, हाई होगी, और इसकी एनर्जी कैसी होगी, लो होगी। अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो उसकी जो एनर्जी होगी है हमें इनके बीच में रिलेशन दिखाना है, किसके, स्क्वायर प्लेनर एंड ऑक्टाहेड्रल के बीच। तो यह हम दिखा सकते हैं डेल एस पी यानी कि स्क्वायर प्लेनर इक्वल 1.3 डेल ओ, यानी कि इसकी हेल्प से, यानी कि इस इक्वेशन की हेल्प से हम इन दोनों के बीच में रिलेशन दिखा सकते हैं। तो आज हमने बात की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। अगले लेक्चर में हम बात करते हैं इनके फैक्टर एंड अफेक्टिंग के बारे में। लेकिन इसमें बस ये ध्यान रखना कि जब ये स्प्लिट होते हैं तो किस बेस पे होती है, क्योंकि इनमें जो 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिट होते हैं, उनमें से जो 3 ऑर्बिट होते हैं ये वाले, ये होते हैं इन बिटवीन द एक्सिस, और ये कहते हैं अलोन द एक्सिस। तो इसे एक साथ इनमें रिपल्सन कम होता है। थैंक यू सो मच।